एफर्ट है, आपको बनी बनाई खीरें अगर मिलना शुरू हो जाएंगी तो आप लोग फिर रिलैक्स हो जाओगे। ये अब सेकंड ईयर में हो रहा है। इवन अभी ये भी चीजें जो है ना, ये जो लेक्चर्स अभी हमारे भी हो रहे हैं डॉक्टर मुदस्सर के और मेरे, ये सेकंड ईयर में यस लोग सर। जाके मिस करते हैं। वो कहते हैं हमें, वो आप लोग हमने इतनी पैम्परिंग कर दी जिसकी वजह से हम अब यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी, आपकी जो हार्ड वर्क है, एफर्ट है, वो भी मेंटेन रहे, ताकि आप लोग थोड़ी जान लगाओ, क्योंकि अगर आपने यूएचएस में खेलना है तो फिर थोड़ी सी मेहनत तो जरूरी है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब आइसोटोनिक कंट्रैक्शन हो गया, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो गया। 2 मिनट और वेट कर रहा हूँ, फिर शुरू करेंगे, ठीक है? 100 स्टूडेंट्स हुए हैं। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लेकिन इनवैलिड लिंक आ रहा है। वो पुराने उसका कह रहे थे, पिछला लिंक जो था। 10:30 भी तो मैसेज आया किसी का। यार तब तक ये वाला लिंक शेयर नहीं ना हुआ था। ओह आई सी। जी करें स्टार्ट। जी CR GR आ गए हो? अब देखो ना, ये इशू यस है, सर। आप लोगों को टाइम दिया जाए। अब देखो क्लास कहाँ है, CR GR कहाँ है? 106 बच्चे आए हैं सिर्फ। सर आ रहे हैं मैसेज आ कर। रहे हैं, आ रहे हैं, टाइम भी गुजर रहा है। 10 मिनट इसी में खा जाओ। पहले भी 10 मिनट सुबह आप लोगों ने खा लिए। मैं अगर 5 मिनट ऊपर ले लूँ तो फिर आप लोग भागते हो कि जी सर ने बड़ा जुल्म कर दिया हमारे साथ। क्या ख्याल है? सर अब जुल्म तो हमारा मुकद्दर है। ये कौन है जिसका मुकद्दर इतना भैड़ा है? क्या हो गया? इकरा, इकरा रफीक बोलिए, जी सर। मैं क्या हो गया तुम्हारे साथ जुल्म? सर वैसे ही लंबी छोड़ी। एम ही छोड़, हवा में छोड़ी है ना। चलो इकरा रफीक पढ़ो, ट्विच कंट्रैक्शंस क्या होती हैं, लेटेंट पीरियड क्या होता है, कंट्रैक्शन पीरियड क्या होता है। चलो शाबाश। Sir, twitch contractions, the mechanical response of muscle fiber to a single action potential is known as twitch. Latent period, the time interval between the point of the stimulus and the point of contraction is called as latent period. There is no mechanical change in muscle during the latent period and duration is 0.01 second. There is a contraction period, the interval between the point of contraction and point of maximal contraction is called as contraction period, and the muscle contracts during this period and duration is 0.04 seconds. क्या है ये समझाओ, लेटेंट पीरियड क्या होता है और कंट्रैक्शन पीरियड क्या होता है? शाबाश बताओ। सर मुझे समझने में टाइम लगे। व्हाट इज लेटेंट पीरियड एंड व्हाट इज कंट्रैक्शन पीरियड? शाबाश इकरा। सर जो लेटेंट पीरियड है ना, ये है टाइम इंटरवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस एंड पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन। अच्छा चलो मैं बता और देता हूँ, मैं बता देता हूँ। एक ट्विच जो होती है ना, ट्विच कंट्रैक्शंस, उसमें बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले आपके मसल के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। मसल में एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है, जिस तरह हमने बात की थी कि एंड प्लेट पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है मसल के अंदर और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव कर रही है और वो सारे एक्टिवेशन उसकी होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो हो रहे हैं, जिसके अंदर मसल के अंदर भी ऑब्वियसली एक्शन पोटेंशियल होता है, डीपोलराइजेशन फेज होती है, रीपोलराइजेशन फेज होती है। जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं मसल के अंदर बिफोर द मैकेनिकल इवेंट्स, जो भी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं उनको हम कहते हैं लेटेंट पीरियड।
इसकी ड्यूरेशन होती है 0.01, और जहां से मैकेनिकल इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं टिल अचीविंग द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कंट्रैक्शन पीरियड। ठीक है, तो सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आई, मसल के अंदर डीपोलराइजेशन हुई, रीपोलराइजेशन हुई, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, कंट्रैक्शन हुई और रिलैक्सेशन हुई। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसके रिजल्ट में जो टाइम पीरियड है जिसमें इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसको कहते हैं लेटेंट पीरियड, और जिसमें मैकेनिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसको कहते हैं कंट्रैक्शन पीरियड। क्लियर है भाई सबको? सर जी सर ये जो लेटेंट पीरियड है हम इसको कह सकते हैं मतलब कि एक्साइटेशन स्टेट आ गई है और क्या है ये? एक्साइटेशन स्टेट यानी ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन हाँ, के लिए तैयार है हम। इसमें देखो, अब इसमें जो ट्विच कंट्रैक्शंस के साथ रेफरेंस से बात की ना, लेटेंट पीरियड बेसिकली डिस्कस किया गया है। आप कह सकते हो एक्साइटेशन ऑफ, उसके अंदर भी बात की जा सकती है, लेकिन ये यूजुअली ये बात की जा रही है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द मसल। उसका जो एक्शन पोटेंशियल, मसल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा है ना, उसकी भी फेजेस है ना, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। अच्छा, अब ये याद रखना, इसकी मैं आपको बता दूं, ABCD। ठीक है, A इज डीपोलराइजेशन, A के बाद डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा? सर वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स नो, मतलब कि मसल फाइबर अब तक। थोड़ा सा ना, अब टिब्यूल से बाहर आ जाओ, अब इलेक्ट्रिकल इवेंट्स पे बात कर रहे हैं हम। डीपोलराइजेशन के बाद कौन सी फेज आती है? रीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन, वेरी गुड। अच्छा, अब एक है फेज डीपोलराइजेशन और एक है फेज रिपोलराइजेशन। मुझे बताओ डीपोलराइजेशन की वजह से कौन सा मैकेनिकल इवेंट होगा? कंट्रैक्शन। और रिपोलराइजेशन की वजह से कौन सा मैकेनिकल इवेंट होगा? रिलैक्सेशन। तो ये बात हमने प्रूव हो गई यहाँ पर कि जो डीपोलराइजेशन है उसके रिजल्ट में कंट्रैक्शन ऑफ मसल हो रहा है, और रीपोलराइजेशन जो हो रही है उसके रिजल्ट में रिलैक्सेशन ऑफ द मसल हो रहा है। क्या मुझे ये चारों इवेंट्स जो हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये चारों इवेंट्स किस सीक्वेंस में हो रहे होंगे? शाबाश, कौन बताएगा? सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? सबसे पहले सर डीपोलराइजेशन होगी, फिर कंट्रैक्शन होगी, रिपोलराइजेशन फिर एंड रिपोलराइजेशन। ना, रिलैक्सेशन। देखो होता ये है कि पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट्स पहले कंप्लीट हो जाते हैं, फिर मैकेनिकल इवेंट स्टार्ट होते हैं। पहले डीपोलराइजेशन होगी, रिपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में मैकेनिकल इवेंट स्टार्ट होंगे, कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी। जब रिपोलराइजेशन एंड पे पहुंची होगी तो फिर कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, एक्टिविटी पहले हो रही है, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है बाद में, लेट आ रहा है। डीपोलराइजेशन का रिस्पॉन्स लेट आ रहा है, कंट्रैक्शन शुरू हो रही है जब रिपोलराइजेशन एंड हो रही है। रिपोलराइजेशन जब एंड हो रही है तो उसका रिस्पॉन्स तब आ रहा है जब कंट्रैक्शन खत्म हो रही है। ठीक है, तो इवेंट्स होते हैं ABCD। A इज डीपोलराइजेशन, उसके बाद रिपोलराइजेशन होती है, ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स खत्म हो गए। फिर उसके बाद कंट्रैक्शन ऑफ मसल होती है, फिर रिलैक्सेशन ऑफ मसल होती है। तो ये जो AB है जिसमें इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट पीरियड। इसमें सिग्नल पहुंच गया, मसल कंट्रैक्शन होनी है, बट मैकेनिकल इवेंट कोई नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट पीरियड। और उसके बाद जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रैक्शन पीरियड। ये आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया। दिस इज लेटेंट पीरियड जिसमें डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन हुई है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद फिर कंट्रैक्शन पीरियड यहां से स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। तो एक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम कहते हैं मसल ट्विच। एक जो ट्विच क्रिएट होता है बाद में, पहले इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, बाद में ट्विच क्रिएट होता है। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? सर मसल ट्विच जो होता है ये सबकॉन्शियस होता है ना, लाइक कॉन्शियस मूवमेंट की नहीं, बात स्केलेटल मसल में आप खुद नहीं करते। मसल ट्विच जो होती है, मसल की कंट्रैक्शन होती है, आप खुद नहीं कर रहे, स्केलेटल मसल में खुद कर रहे हो, वॉलंटरी है। मेजॉरिटी तो वॉलंटरी होता है, लाइक कई दफा आपका रिफ्लेक्स आर्क भी यूज होता है ना आपके स्केलेटल में। वो जो आपको अक्सर आपको लगता है कि मेरा वो मसल मूवमेंट हो रही है, कंट्रैक्शन हो रही है, उसमें फ्लिकरिंग मूवमेंट हो रही है, ऐसे लगता है ना आपको, वो आप पूछ रहे हो? जी सर, जैसे लाइक किसी लाइक आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट होएगी ना, तो वो मैं पूछ रही थी मसल ट्विच वो होता है या वो कॉन्शियस भी मसल ट्विच के उसमें आ जाता है? देखो उसमें इसके अंदर 3-4 चीजें हैं। एक है मसल ट्विच, एक होती है समेशन, एक होती है टेटनाइजेशन, और एक होती है फटीग। ठीक है, ये 5 चीजें हम डेफिनेशंस करने जा रहे हैं।
सबसे पहले एक सिंगल ट्विच है, सिंगल मसल कंट्रैक्शन को सिंगल ट्विच कहते हैं। सिंगल ट्विच के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है समेशन। क्या थी समेशन, कोई बताएगा? व्हाट इज समेशन? हमने स्टार्ट में पढ़ी थी समेशन। Collection of सर इंडिविजुअल ट्विचेस को सर वो जो कहते हैं, ठीक है, चीज इंडिविजुअल कहते हैं। ट्विचेस, इंडिविजुअल ट्विचेस जब ऐड ऑन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ओवरऑल अल्टीमेट जो इफेक्ट आता है मसल कंट्रैक्शन वो होती है, वो प्रोलॉन्ग या ज्यादा स्ट्रेंथ की कंट्रैक्शन डेवलप होती है। ठीक है, उसको हमने लेबल कर दिया था एज समेशन, सम अप हो गई है। ठीक है, समेशन मींस द एडिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल ट्विच कंट्रैक्शंस टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ओवरऑल मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज सम अप, समेशन हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूं कि मैं, एक पूल है, स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल पे एक साइड पर मैं खुद बैठ जाता हूं अकेला, और दूसरी साइड पे मैं 5 स्टूडेंट्स को बिठा देता हूं। ठीक है, अब अल्टीमेटली काम क्या करना है, हमने एक वेव क्रिएट करनी है, उस पूल के अंदर एक वेव क्रिएट करनी है। दो ऑप्शन हो सकती हैं उस वेव क्रिएट करने के लिए। एक ऑप्शन ये है कि मैं रिपीटेडली वहां पर पत्थर फेंकना शुरू कर दूं, या उसके ट्रिगर करना शुरू कर दूं, पत्थर फेंकना शुरू कर दूं, रिपीटेडली मैं ही फेंके जा रहा हूं। एक ही नर्व फाइबर रिपीटेडली वहां पे काम कर रही है, रिपीटेडली इसको स्टिमुलस दे दी, इसके एंड रिजल्ट, जो अल्टीमेट एंड रिजल्ट है वो सम अप हो जाएगा। एक तो ये पैरामीटर है, और दूसरा पैरामीटर ये है कि जो सामने 5 बच्चे बैठे हुए हैं, वो 5 बच्चे रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, वो पांचों बच्चे एट अ टाइम वहां पर पत्थर फेंकना शुरू कर दें। दोनों में अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, हमें एंड रिजल्ट एनहांस्ड मिल रहा है। दोनों में ऐसे ही हो रहा है जी, जी सर। ऐसे ही हो रहा है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसकी दो टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी समेशन एंड मल्टीपल फाइबर समेशन। फ्रीक्वेंसी समेशन क्या है कि एक ही नर्व फाइबर अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दे, इंक्रीज स्टिमुलेशन दे रहा है, इंक्रीज लेटेंट पीरियड हो रहा है, इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, एक ही रिपीटेडली, एक ही, दैट विल लीड टू फ्रीक्वेंसी समेशन। और दूसरा क्या है कि मल्टीपल फाइबर्स एट अ टाइम अपने आप को काम कर रहे हैं, एट अ टाइम वहां पर वो उसको रिपीटेडली स्टिमुलस दे रहे हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल फाइबर्स उसको मैसेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो सम अप, एंड रिजल्ट सम अप हो रहा है, उसको कहते हैं मल्टीपल फाइबर समेशन। तो इसकी दो टाइप्स हैं समेशन की, मल्टीपल फाइबर समेशन एंड फ्रीक्वेंसी समेशन। और इसमें ये एमसीक्यू एक दफा आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि फ्रीक्वेंसी समेशन कैन लीड टू टेटनाइजेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी समेशन कैन लीड टू टेटनाइजेशन, ये याद रखना है आपने। तो सर समेशन का ये कॉन्सेप्ट ही समझ आ गया। सर नहीं दोबारा बता दें, मतलब कि देखिए आप कह रहे हैं ना कि एक ही मतलब कि जिसमें फ्रीक्वेंसी समेशन में एक ही फाइबर पे ज्यादा मतलब कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सर ये एक्शन पोटेंशियल मतलब हम खुद जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्केलेटल मसल्स तो वॉलंटरी हैं। नहीं, आपको वहां से मैसेज आ रहा है ना, पीछे से आपको स्टिमुलेशन पीछे से मिल रही है, आपको जो भी सेंसरी इनपुट है उसके रेफरेंस से समेशन मिल रही है, वो वहां से सिग्नल आ रहा है। ये तो मोटर काम है ना, समेशन आपके मसल की एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी है, आपको पीछे से सिग्नल मिल रहा है। अब सिग्नल मिलने के दो तरीके हैं। समेशन का ये होता है कि एक चीज को सम अप किया जाए, उसको ऐड ऑन किया जाए, ताकि उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो, इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज कर जाए। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई काम कहना हो, ठीक है, घर में आपको एक बंदा काम कहे तो आप वो काम कर लेते हो, कि 4 बंदे मिलके कहें तो वो करते हो? एक बंदा कहे तो कर लेते हैं। चार एक बंदा कहे, अच्छा, हर बंदे करते का ही अपना नहीं अपना है। हिसाब होता, करते ही नहीं है। सर नहीं, अच्छा, इसके सुन लो ना मेरी बात, पहले इसकी एग्जांपल समझा दूं आपको। घर में एक बंदा आपको काम कह रहा है एक दफा, एक ऑप्शन ये है। घर में आपको एक बंदा जो है वो एक काम कह रहा है 5 दफा, उसी चीज को कह रहा है 5 दफा रिपीट कर रहा है, और घर में 5 बंदे मिलकर आपको 5 दफा वो एक काम कह रहे हैं, किसका इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा? एक दफा 5 का। बंदों। मतलब इसका मिनिमम लिमिट, मिनिमम एक्सट्रीम क्या होगा और मैक्सिमम एक्सट्रीम क्या होगा? सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि आप बिल्कुल काम ना करो, वो जो एक बंदा कह रहा है और एक दफा कह रहा है, यही है ना मिनिमम चांसेस कि आप काम बिल्कुल ना करो। और दूसरा का एक्सट्रीम क्या है, 5 बंदे आपको एट अ टाइम कह रहे हैं पढ़ो, और या एक बंदा ही आपको 5 दफा दिन में कह रहा है पढ़ो, तो आपके चांसेस हैं कि आप पढ़ लोगे। तो इसमें क्या कि आपकी एफिशिएंसी किस में इंप्रूव हो रही है? जब चीजें सम अप हो रही हैं। आपको एक बंदा बार बार कह रहा है या 5 बंदे मिलकर कह रहे हैं आपको, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है पढ़ने की। जब आपको एक बंदा ही कह रहा है कि पढ़ लो, और दिन में सिर्फ एक दफा कह रहा है, तो आपकी चांसेस पढ़ने के कम हैं। तो ये चीजें क्या है, यहाँ पर मसल कंट्रैक्शन में जब आपको ट्विच मिलती है, जब उसको स्टिमुलेशन मिलती है,
तो वो जब मल्टीपल ट्विचेस मिलती हैं, मल्टीपल स्टिमुलस मिलते हैं, तो चांसेस उसके इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ मसल कंट्रैक्शन बढ़ जाती है। उसकी मसल कंट्रैक्शन की जो पावर है, उसकी इंटेंसिटी है, वो इंप्रूव हो जाती है, ऐड ऑन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, मल्टीपल फाइबर समेशन है और फ्रीक्वेंसी समेशन है। फ्रीक्वेंसी सही, समेशन ये कि जी स्टिमुलस मिल रहा है मतलब कि नर्व इंपल्स हमें दे रही है सर। हाँ, आप कह रहे हैं ना कि मल्टीपल फाइबर, जो हमारे मायोफिब्रिल्स पड़े हैं वो मल्टीपल फाइबर्स होंगे। मल्टीपल मसल फाइबर्स, हाँ सारी सी बात है, मल्टीपल मसल फाइबर्स। अच्छा, इसमें अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं, अभी आगे हम जाएंगे उसमें, साइज प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस करना है, और वो मोटर यूनिट की बात करता हूँ। मोटर यूनिट चलो मैं यहाँ भी डिस्कस कर देता हूँ, समेशन के अंदर ही मोटर यूनिट डिस्कस कर देता हूँ कि सर हमारा एक जो दफा समेशन दोबारा बता दें, मतलब कि समेशन हमारे जितने भी मायोफिब्रिल्स हमारे मसल फाइबर के अंदर पड़े हुए हैं हाँ वो हाँ सब मिल के जो एक्शन जो एक रिस्पॉन्स कंबाइंड मैकेनिकल कंबाइंड वही करेंगे। मैं कह रहा हूँ, कंबाइंड। देखो फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज हैवी वेट उठाना होता है, आपके Yes, ख्याल sir. में आप कोई लाइट चीज उठाओगे तो आपके क्या वो उतने मसल फाइबर यूज हो रहे होंगे जो कि हैवी यूज चीज उठाने में होंगे? नो, थोड़े यूज होंगे वो। थोड़े यूज होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, आपको ज्यादा पावर रिक्वायर्ड थी, इसलिए रिपीटेड स्टिमुलस चाहिए हुआ। रिपीटेड स्टिमुलस चाहिए ताकि आप ज्यादा फोर्स ऑफ एनर्जी, ज्यादा मसल कंट्रैक्शन, आपकी ज्यादा फोर्स निकले। तो इसलिए वहां पर फिर ये समेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है। और समेशन के बाद फिर एक नेक्स्ट फेज होती है, दैट इज टेटनाइजेशन, जो कि कंटिन्यूड कंट्रैक्शन होती है, कंटिन्यूड कंट्रैक्शन। यस सर। ठीक है, तो ये समेशन अभी यहाँ पे माइंड में रखो, इसको अभी आगे हम और क्लियर करेंगे जब वो हम उसको लेके जाएंगे, मोटर यूनिट को डिस्कस करेंगे तो और चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मसल कंट्रैक्शन, एक मसल है, मसल ट्विच है, उसको रिपीटेडली स्टिमुलस करना शुरू किया, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते गए, तो क्या कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मसल फाइबर इंक्रीज कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मसल कंट्रैक्शन इंप्रूव कर रही है। ठीक है, और इतनी इंप्रूव करती है कि एक पॉइंट पे आके वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है, वो मसल कंट्रैक्टेड स्टेट में रहता है, इवन उसको पीछे से स्टिमुलस मिल भी नहीं रहा, वो कंट्रैक्टेड स्टेट में रह रहा है। इस स्टेट को कहते हैं टेटनाइजेशन, इस स्टेट को कहते हैं टेटनाइजेशन। इसको एक दफा पढ़ दो, टेटनाइजेशन होती क्या है जी। मैं रीड करती हूँ। एट हाई लेवल्स ऑफ स्टिमुलेशन intracellular calcium level decreasing and is maintained throughout the period of stimulation and muscle remains in the contracted state. This condition is called tetany. It relaxes only after the stoppage of stimulus or when the muscle is free. ठीक है, अब इसमें टेटनाइजेशन में याद रखना कि जब हायर लेवल पे स्टिमुलेशन, रिपीटेड स्टिमुलेशन मिल रही है, तो उस पॉइंट पे आपके इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑलरेडी आपकी सारी अटैच हो गई है, इट कंटिन्यू टू अटैच। ठीक है, और इट कंटिन्यू टू अटैच थ्रू आउट द पीरियड ऑफ स्टिमुलेशन, जिसकी वजह से मसल्स कंट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, अब उसको नई स्टिमुलेशन मिल भी नहीं रही, फिर भी वो कंट्रैक्टेड स्टेट में, क्योंकि कैल्शियम वहां पे पहले ही लगी हुई है। इतनी ज्यादा कैल्शियम रिलीज हो गई है रिपीटेड स्टिमुलस की वजह से, इतनी ज्यादा कैल्शियम रिलीज हो गई है, हर स्टिमुलेशन पे कैल्शियम के 4 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। तो रिपीटेड स्टिमुलस की वजह से इतनी ज्यादा कैल्शियम रिलीज हो गई कि बाद में वो कैल्शियम जो है वो इट कंटिन्यूज टू अटैच, जिसकी वजह से वो मसल कंट्रैक्शन कंटिन्यू रहती है। इसको हम कहते हैं टेटनाइजेशन। ये तब रुकती है जब उसके स्टिमुलस को रोक दिया जाए या मसल फटीग हो जाए। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या उसके कंटिन्यूस को स्टिमुलस को रोका जाए ताकि उसके जो जितने वो कैल्शियम जो फर्दर रिलीज होना या एक्साइट होना वो बंद हो जाए, उसकी रीकैप्चरिंग हो जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर वो ना हो सके तो फिर मसल फटीग होना शुरू हो जाती है। तो ये टेटनाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, ये देखो सर यानी जो कैल्शियम है वो वो अटैच ही रहती है ट्रोपोनिन वो मैं वही कह रहा हूँ कि एक स्टिमुलस के लिए 4 कैल्शियम रिलीज हो रही है ना, तो वो इतनी ज्यादा स्टिमुलस हो गई, इतनी ओवर ज्यादा स्टिमुलस, ये देखो ओवर स्टिमुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू टू कंट्रैक्शन, लेकिन ये कि इतनी ज्यादा कैल्शियम वहां पर रिलीज हो गई है कि उसके इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स डिक्रीज कर गए हैं, और जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि वहां पर वो जो कैल्शियम इतनी ज्यादा अटैच हो गई कि वहां पर उसकी रिकैप्चरिंग स्लो हो गई है, जिसकी वजह से इट कंटिन्यूज टू स्टे इन द कंट्रैक्टेड स्टेट, जिसकी वजह से स्टेट को कहते हैं टेटनाइजेशन। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है टेटनाइजेशन की, या तो ये कि उसकी जो स्टिमुलेशन है उसको रोका जाए या वहां पर उसकी रिकैप्चरिंग हो जाए कैल्शियम की, या इससे अगली स्टेज होती है दैट इज फटीग, मसल फटीग, वो कन्वर्ट हो जाती है टेटनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर मसल कंट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, एटीपी मिलती नहीं है, न्यूट्रिशन मिल नहीं रही। जब न्यूट्रिशन मिलती नहीं तो फिर क्या होता है, वो फटीग, मसल फटीग कन्वर्ट हो जाती है। सर यानी जब हम ज्यादा वॉकिंग करते हैं, अब हमारे मसल्स फटीग हो जाए, वॉकिंग ज्यादा मतलब कि लॉन्ग वॉक करते हैं हम लोग, आप रनिंग कर लो, जो एथलीट्स होते हैं उनमें फटीग होती कि नहीं होती? जब आप बैठे बैठे एकदम सडनली आपको जोश चढ़ता है जी हम आज रनिंग करके आए, जॉगिंग कर लें,
तो फिर क्या होता है जब आप आते हैं तो फिर क्या होता है, मसल को तो आदत नहीं होती, मसल कंट्रैक्शन स्टेट में तो मेंटेन हुआ हुआ है, लेकिन उसको एटीपी एनर्जी न्यूट्रिशन तो रिक्वायर्ड नहीं है, वो तो उसको उस तरह नहीं मिली जिस तरह उसको कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम मिल गई। ठीक है, और वो कैल्शियम ने कंटिन्यूड कंट्रैक्शन तो आपकी मेंटेन कर रही ड्यूरिंग जॉगिंग, लेकिन न्यूट्रिशन उसको मिल नहीं रही, एटीपी मिल नहीं रही, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से मसल फटीग हो जाती है, एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है वहां पर, जिसकी वजह से फिर क्या होता है आहिस्ता। टेटनाइजेशन होगी। जी, पहले सबसे पहले याद रखना मसल ट्विचिंग है, मसल ट्विचिंग के बाद नेक्स्ट फेज होती है उसको इंक्रीज स्टिमुलस की वजह से समेशन, समेशन कैन लीड टू टेटनाइजेशन एंड टेटनाइजेशन विल लीड टू फटीग। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टिमुलस की बेस पे ये सारा होगा कि ज्यादा स्टिमुलस जी, मिलने ज्यादा की स्टिमुलस की, आप जॉगिंग कर रहे हैं आप और भागना शुरू कर दें, तेज भागना शुरू कर दें तो वो टेटनस, पहले तो आपको एक सिंगल, आप पहला कदम लोगे, जंप करोगे, जो भी है आप भागोगे, तो सिंगल स्टेप का आपका सिंगल मसल कंट्रैक्शन, फिर आपको होगा मैंने ज्यादा भागना है, फिर क्या होगा कंटिन्यूड स्टिमुलस, कंटिन्यूड स्टिमुलस की वजह से क्या होगा टेटनाइजेशन क्रिएट होगी, सम अप पहले समेशन होगी फिर टेटनाइजेशन होगी, और उसके बाद फिर जब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, एटीपी नहीं मिल रही, तो वहां पर वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो मसल फटीग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। अच्छा जी, अब एक दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है यूएचएस में, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सोडियम चैनल्स व्हेन देयर इज डेफिसिट ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो सोडियम चैनल्स को क्या होता है, ये एक दफा सवाल आया हुआ है, इसको एक दफा पढ़ दो जी, कौन पढ़ेगा? सर पढ़ूं? सर एक मिनट, कोई और नया मैं बच्चा पढ़ूं? आ जाओ जी, कौन? तो मैं पढ़ूं? कौन? मैं पढ़ूं? मैं कौन है? सर रहमीन। चलो रहमीन पढ़ो भाई, तुम ही पढ़ी जाओ, तुम्हारे ही नंबर आएंगे। सर अल्लाह करे। चलो कितने नंबर हैं तुम्हारे इंक्रीज रहमीन? सर 40। 40, चलो बस ठीक है, आगे चलो जी, पढ़ो। Increased permeability of sodium channels where when there is a deficit of calcium ions, the concentration of calcium ions in the extracellular fluid also has a profound effect on the voltage level at which the sodium channels become activated. When there is a deficit of calcium ions, the sodium channels become activated, opened by a small increase of the membrane potential from its normal, very negative अच्छा, यहाँ level. पे समझ लो, यहाँ पे पहले Therefore, समझ the लो, new वन बाय वन, ओ होले होले। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया, इट मींस कि हाइपोकैल्सीमिया हो गया, कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो गए, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। अब हाइपोकैल्सीमिया में वो क्या कह रहे हैं कि सोडियम चैनल्स बिकम एक्टिवेटेड बाय अ स्मॉल इंक्रीज ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम इट्स नॉर्मल वेरी नेगेटिव लेवल। सो इट मींस हमें यहाँ पता लगा कि जब हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है तो उसकी वजह से आपकी जो सोडियम चैनल्स की जो एक्टिवेशन है या उसकी जो ट्रिगरिंग पावर है वो इंप्रूव कर रही है। चलो आगे जी, आगे। Therefore, the nerve fiber become highly excitable, sometimes discharging repetitively without provocation, rather than remaining in the resting state. In fact, the calcium ion concentration needs to fall only 50% below normal before spontaneous discharge occurs in some peripheral nerves, often causing muscle tetany. Muscle tetany is sometimes lethal because of tetanic contractions of the respiratory muscles. The probable way in which the calcium ions affect the sodium channels is as follows. These ions appear to bind to the exterior surfaces of the sodium channels proteins. The positive charges of these calcium ions in turn alter the electrical state of sodium channel proteins, thus altering the voltage level required to open the sodium gate. अच्छा जी, अब इसमें यहाँ स्टोरी इस तरह स्टार्ट हुई है कि सोडियम चैनल्स आपके काम कर रहे हैं और कैल्शियम चैनल्स भी हैं। अब जब कैल्शियम चैनल्स की ओवर स्टिमुलेशन हो गई है और कैल्शियम चैनल्स अपने इन्वॉल्व हुए हुए हैं और वहाँ पे कैल्शियम चैनल्स एक्साइटेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स डिक्रीज कर गए हैं। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर देंगे तो जो स्टिमुलेशन पावर सोडियम की है वो इंप्रूव कर गई है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रिकल इवेंट सेपरेट काम कर रहा है, मैकेनिकल इवेंट सेपरेट काम कर रहा है। ठीक है, आपके जो कैल्शियम है वो मैकेनिकल इवेंट्स में यूटिलाइज हुआ है, वहां पर चला गया, वहां पर लग गया, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर गया। इस स्टेट में क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रिकल जो ट्रिगरिंग पावर है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पावर जो है वो सोडियम चैनल्स की इंप्रूव कर गई, जिसकी वजह से ज्यादा डीपोलराइजेशन क्रिएट होगी। ज्यादा डीपोलराइजेशन क्रिएट होगी तो जिसके रिजल्ट में ज्यादा कंट्रैक्शन क्रिएट होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, मसल टेटनाइज्ड हो जाता है, टेटनी डेवलप हो जाती है, जो कि टेटनिक कंट्रैक्शंस अक्सर आपने देखी होंगी। कभी नोटिस किया आपने हाथ के अंदर टेटनिक कंट्रैक्शंस, जिसमें हम कहते हैं जी हाइपोकैल्सीमिया हो गया, इसको कैल्शियम का विटामिन डी के टीके दें, ये कैल्शियम इसको खिलाएं, कभी किसी ने फील किया?
टेक्निक हाँ, कंट्रैक्शंस फील की हैं भाई आप लोगों ने? सर काफ मसल्स में भी होती हैं। भी हर जगह होती हैं। ठीक है, इसका ये होता है कि फिर ये टेक्निक कंट्रैक्शंस अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में हो जाएं तो वो फिर जरा लीथल होती हैं, क्योंकि मसल्स आपके जो है आपकी रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन इफेक्ट होती है। तो टेक्निक मसल टेक्निक अगर हो जाए उसमें रेस्पिरेशन में तो वो लीथल होती है। तो इसका सिर्फ आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाइपोकैल्सीमिया में सोडियम चैनल्स की जो ट्रिगरिंग पावर या एक्टिवेशन पावर है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये एक दफा क्वेश्चन आया हुआ था, ये पता नहीं गाइडर में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये शेरवुड के अंदर चीज लिखी हुई थी, मैंने वहां से ये डाली है। आई डोंट नो ये गाइडर में सर लिखी हुई है कि नहीं। रिपीट कर दें। सर सर गाइटन के पिछले चैप्टर में, नर्व वाले गाइटन चैप्टर में है ये नर्व्स में। लिखी पर्पल हुई है। बॉक्स में। जी सर, हाँ पर्पल जी। बॉक्स। अच्छा चलो इसको बताओ, किसको समझ आई, कौन बताएगा? सर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयंस कैसे होती है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयंस कैसे होती है? डिफरेंट कंडीशंस हैं, काफी कंडीशंस हो सकती हैं। हाइपोकैल्सीमिया आपके अक्सर हो जाता है, मल्टीपल कंट्रैक्शंस हो जाए तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाता है। तो ये जो अगर हम बैठे होते हैं और वो थोड़ी सी मसल ट्विचिंग हो रही होती है, वो भी यही होता है? उसमें भी ट्विचिंग में भी, उसमें अब देखो वही बात है, कैल्शियम लेवल का भी डिपेंड करता है कि, और आपकी ट्विच पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टिमुलेशन में भी कोई ऐसी अननोन ट्रिगर आपको मिल रहा है। स्टिमुलेशन आप देखो ना, ट्रिगर किसी तरह का भी हो सकता है, मैकेनिकल ट्रिगर हो सकता है, केमिकल ट्रिगर हो सकता है, मे बी कोई केमिकल ट्रिगर है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। कई दफा लोगों को स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस में लोग कांपना शुरू हो जाते हैं। हुआ है कभी किसी को? यस सर। स्ट्रेस में जी कैसे सर, कामना बहुत शुरू हो जाती है? स्ट्रेस के अंदर आप कांपना शुरू हो जाते हैं, कभी रिजल्ट आने वाला हो तो आप कांपना शुरू हो जाते हैं। आपके कहते हैं ना मेरी आंख फड़क रही है, वो स्ट्रेस नहीं वाइवा होती होने है। से पहले सर। कहते हैं मेरे राइट आंख मूव कर रही है, लेफ्ट आंख मूव कर रही है। वो यही होता है, स्ट्रेस के अंदर आपके केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मसल कंट्रैक्शंस हैं वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। तो खैर ये इसमें सिर्फ आपको जो पॉइंट बताने वाला है वो ये है कि कैल्शियम आयंस की डेफिशिएंसी की वजह से सोडियम चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेशन उनकी ज़्यादा हो जाती है, और वो छोटे एक्शन पोटेंशियल से वो ट्रिगर पकड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल जो है वो टेटनी की तरफ जा सकता है। और मसल सर टेटनी, उस जी सर एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले देखिए सोडियम सर चैनल ही एक्टिवेट होंगे, बाद में कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैं वही कह आएगा रहा हूँ कि वो वो बिल्कुल, करेगा। अब देखो ना, अब यहाँ पर बात हो रही है उसके एक्शन पोटेंशियल की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल इवेंट्स, यहाँ पर स्टिमुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने मेरे ख्याल नर्व में भी पढ़ा था, नर्व में भी स्टिमुलेशन की बात हो रही थी, एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही थी, वहां पर मैकेनिकल इवेंट्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पर जब मैकेनिकल इवेंट्स की बात करेंगे तो कैल्शियम का रोल आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है, और वहां पर एक्साइटेशन ऑफ द मसल है। जब यहाँ पर बात हो रही है तो ये उसकी हम इलेक्ट्रिकल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। सर नहीं समझ आ रही, मतलब कि कैसे डीपोलराइजेशन? देखिए सबसे पहले हमारे पास जब मसल में आता है नर्व से, तो हमारे पास सबसे पहले डीपोलराइजेशन ही होती है, जिसकी वजह से वो फिर आगे मसल वो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता आप है, फिर बस वो आप ये इंक्रीज माइंड में करती रखो, है। आपने सिंपल एक ये रूल माइंड में रखें, इसको ज्यादा कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये मैंने अभी फिर डाल दी इसमें, क्योंकि ये चीज जो थी ना, ये वाली पोर्शन ये इसमें नहीं डालना चाहिए था, ये कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप एक ये बात रखें कि हाइपोकैल्सीमिया अगर हो जाएगा ना, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल अगर डिक्रीज कर जाएगा तो सोडियम चैनल्स की जो एक्टिवेशन पावर है वो इंप्रूव कर जाएगी, उसमें जो उसकी ट्रिगरिंग पावर है वो इंप्रूव कर देगी। इवन छोटा सा भी एक्शन पोटेंशियल उसको ट्रिगर मिलता है तो सोडियम चैनल्स अपना प्रॉपर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर कैल्शियम चैनल्स के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। बस ये एक रूल याद रखें, बाकी डिटेल में आप ना जाओ इसकी। ठीक है, सर ये ऐसे नहीं होगा, सर पहले हमने मैकेनिकल होगा फिर इलेक्ट्रिकल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जब कैल्शियम कम होगा तो इलेक्ट्रिक बस कितने आप ये में रखो, concentration of सोडियम calcium ions ज्यादा in extracellular fluid also has a profound effect on voltage level of the sodium channels. When there is deficit of calcium ions, the sodium channels become activated by a small increase of the membrane potential from its normal. ठीक है, therefore the nerve fiber becomes highly excitable, sometimes discharging repeatedly without provocation, rather than the remaining in the resting state. ठीक है, बस आप ये माइंड में रखो कि कैल्शियम लेवल हाइपोकैल्सीमिया हो गया, जिसकी वजह से रिपीटेडली सोडियम चैनल्स अपना काम करना शुरू कर देंगे, रिपीटेड स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये सर इसमें भी ये होता है कि मतलब कि जैसे हमने नर्व में पढ़ा था कि एक्शन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का, इसमें भी रूल अप्लाई होगा? बिल्कुल होता है, बिल्कुल अप्लाई होता है, इसमें भी आपका थ्रेशोल्ड होता है, मसल के अंदर भी थ्रेशोल्ड होता है, वरना फिर वो टेक्निक कंट्रैक्शंस, छोटी छोटी कंट्रैक्शंस डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, यानी तो इसमें ये लेकिन इसमें लेकिन रोल सर आपने लेकिन ये भी तो इसमें कहा है ना लेकिन इसमें कि रोल छोटी छोटी लेकिन इसमें जो थ्रेशोल्ड है ना मसल के अंदर, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं जितना नर्व के अंदर थ्रेशोल्ड प्रोमिनेंट है।
इसके अंदर इतना प्रोमिनेंट थ्रेशोल्ड हम कंसिडर नहीं करते। जब आपको एक स्टिमुलस ट्रिगर मिला है, आपने कुछ चीज करनी है, तो फिर वो इतना स्टिमुलस होता है कि आप उसको कंट्रैक्शन कर जाते हैं। ठीक है, अब ये स्लाइड देखो, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इसमें 4-5 फेजेस हैं जी, कौन करेगा? हेलो, यस सर। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, इस ग्राफ को? कोई नहीं करेगा? सर आप कर। ये हमने किया। एहसन, एहसन अली करेगा जी। एहसन, एब्सेंट है एहसन अली। एमन बतूल, सर उसका नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। चलो एहसन मुदस्सिर अली का हबीब नेट तुम का बता दो। प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे मैसेज मुदस्सिर आया। हबीब आप बता दो। मुदस्सिर हबीब आप बता दो। बोलो किसी और से यार। पूछ ले सर। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ। ये देखो सिंगल ट्विच है आपका, सर सिंगल इसमें ट्विच होता ये है कि जी बोलो। सर सबसे पहले जैसे इसमें सिंगल ट्विच करना तय है कि जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है ना, उसमें तो जनरेट होता है, रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है ना, तो फिर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। ऐसा ऐसा फिर जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती जाती है तो सबमिशन हो जाती है, जिसमें आपने बताया था कि ऑल टुगेदर जो है ना वो एडिशन हो जाती है। उसके बाद जब सबमिशन कॉन्ट्रैक्शन बार बार हुई जा रही है तो फिर वो लीड्स टू टेटनस। और फिर उसके बाद एंड पे क्या हो रहा है? फॉल भी आ रहा है एक। फॉल भी आ रहा है और फटीग, हाँ फटीग हो जाती है। ये मसल फटीग हो जाती है। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करो बेटा, पढ़ो आप, ये आप ही पढ़ दो। मैं हाँ हाँ पढ़ो। muscle fatigue, it is defined as a decrease in muscular activity due to repeated stimulus. When the stimuli are applied repeatedly, the muscle does not show any response to the stimuli. It is reversible phenomena, causes exhaustion of acetylcholine, lack of oxygen, and lack of nutrition. ठीक है जी, अब इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल आपको कोई चीज समझाने वाली है। मसल फटीग जी। सर ये सर मसल मसल फटीग फटीग में डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं होता बेटा, उसमें बेसिकली आपको देखो ऑक्सीजन नहीं मिल रही मसल को। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाता है, फटीग हो जाती है। ठीक है, ठीक सर। सर मसल फटीग में मतलब कि ज्यादा स्टिमुलस की वजह से ये होता है कि हमारे पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन एक मिनट बेटा, होल्ड करें होल्ड करें होल्ड करें। जी क्या बात हो रही थी? सर ये कि जब मसल फटीग में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। हमारे मसल
भाई मसल फटीग में कैल्शियम का ऐसा जिस तरह नहीं है, इसमें जो मेन बात है इट इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। प्राइमरी बात ये है मसल फटीग के अंदर, आपका मसल काम कर रहा है लेकिन उसको एटीपी नहीं मिल रही, उसको एनर्जी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो फटीग की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है सर, इसमें एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का भी रोल होता जी, है ना? उसकी भी एग्जॉस्शन हो जाती है, वो भी रिपीटेडली वहां पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपके न्यूरो ट्रांसमिशन जो होती है वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है, इसकी वजह से भी ये भी इसका वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ मसल फटीग। फिर उसके बाद आता है मसल टोन। मसल टोन जो हमने पढ़ा था, इवन व्हेन द मसल्स आर एट रेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉटनेस यूजुअली सर आज रिमेन्स। सारा पढ़ाना है? आज सारा तो नहीं पढ़ा रहा मैं, आज ये हमने जहां तक जाना है एनएमजे से पहले पहले पढ़ेंगे बस। क्यों, टाइम क्या हो गया? ज्यादा हो टाइम ज्यादा हो गया है? अच्छा, तो आप जो 10 मिनट लेट आए थे वो कहाँ गए, किस खाते में? ये अच्छा है, 10 मिनट लेट आओ, 10 मिनट लेट आओ और 10 मिनट पहले आपको रोना डाल दो कि जी सर अब बस, अभी तो 11:15 हुए नहीं। सर हम पिछले 2 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इतना नहीं होता। अच्छा चलो, इतना नहीं होता, बस ये 2-3 स्लाइडें मैंने करनी है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मसल टोन है, अब मैं पूछता नहीं हूँ, फिर किसी से खुद ही बोली जाता हूँ, यही है, मैं पूछता हूँ तो फिर वो टाइम ज़ाया होता है ना। अच्छा, when the muscles are at rest, a certain amount of tautness usually remains. This is called as muscle tone. इसमें दो तरह की हो सकती है, न्यूरोजेनिक भी हो सकती है, मायोजेनिक भी होती है। उसकी स्टिमुलेशन जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो मसल एक टॉटनेस में मेंटेन है, उसके अंदर एक स्लाइट कंट्रैक्शन मेंटेन हुई जिसको मसल टोन कहते हैं। ठीक है, इसको एक दफा रीड कर लेना। फिर अगला फिनोमेना है स्टेयरकेस इफेक्ट, इसको ट्रैपी भी कहते हैं। ये यूजुअली देखा जाता है कि जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर जब वो सडनली उठते हैं और वो वॉक करना शुरू करते हैं तो वो उनकी स्ट्रेंथ जो वॉकिंग की है और जो पावर है मसल कंट्रैक्शन की, वो उस तरह की नहीं होती जो कि नॉर्मल इंसान की होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, स्टेयरकेस इफेक्ट, ये कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो मसल ऑफ कंट्रैक्शन है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती है। इसको कहते हैं ट्रेपी, इसको कहते हैं स्टेयरकेस इफेक्ट। When a muscle begins to contract after a long period of rest, its initial strength of contraction after 10 to 15 muscle twitches may be as little as 1/2 of its strength. The strength of contraction increases to a plateau. इसकी cause क्या, increased calcium levels in the cytosol because of release of more and more ions from the sarcoplasmic reticulum and failure to recapture them. ठीक है, when a series of stimulus is delivered to a skeletal muscle, there is an increase in the tension developed during each twitch until after several contractions, a uniform tension per contraction is reached. This is called as ट्रेपी, इसको वार्म अप फिनोमेना भी कहते हैं। तो ये बेसिकली बस हम यहाँ तक ही कर रहे हैं, इससे आगे मैं नहीं कर रहा। तो ये 4-5 जो चीज़ें हैं, मसल फटीग, स्टेयरकेस इफेक्ट, ट्रेपी, वॉक अलोंग थ्योरी, मसल टोन, समेशन, फटीग, इनको ज़रा अच्छी तरह आप लोग तैयार कर लें क्योंकि ये डेफिनेशंस इनकी आती हैं। बाकी मसल कंट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो तो मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गया जी। सर यहाँ पे जो प्लेटू आया, ये हमने वो एक्शन पोटेंशियल में भी पढ़ा था, ये वही वाला प्लेटू है? हाँ जी, वही है। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, मैं अब आपको गाइडन एक दफा दिखा दूं, गाइडन में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज करनी है और कौन सी छोड़नी है वो बता दूं, इसका आपको फायदा होगा। जी प्लीज। गाइडन नजर आ रही है? गाइडन नजर आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का जो पहला पेज है ये तो सारा आप लोगों ने तैयार करना है, इसको एक दफा रीड करें। ठीक है, ये भी हमने कर लिया है, ये भी रीड करें। ये जनरल मैकेनिज्म है। हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा चलो, ये सारा इसको एक दफा रीड करें आप। ये करना है, ये भी करना है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी करना है, ये हमने सारा कर लिया है। ये सारा चैप्टर हमने ये यहाँ तक ये सारा ही किया हुआ है, ये सारा ही पढ़ा है हमने। इसमें जो चीज नहीं करनी, ये फैन इफेक्ट आ गया, जो बच्चा उस दिन पूछ रहा था फैन इफेक्ट कहाँ है, ये देख लो फैन इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो मैं आज कह रहा था कि ये ग्राफ है और ग्राफ के बाद ये वाली जो डायग्राम है इसकी एक दफा डिस्कशन है। ये इसको एक दफा पढ़ लो। इसमें एक एमसीक्यू ये है, सार्कोमेर की लेंथ ड्यूरिंग कंट्रैक्शन क्या होती है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन क्या होती है, ये एक दफा देख लेना आप। बस इसको एक दफा रीड करना है और ये वाला ग्राफ, बेसिकली ये वाला ग्राफ एक दफा बनाने के लिए आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनर्जेटिक्स में जाएं तो
ये आपने नहीं करना। 3 सोर्सेज जो हैं एनर्जी की वो मैंने आपको बता दी है, वही आपने करनी, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है। सिर्फ आपको बताना चाहिए फॉस्फोक्रेटिन, ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसके अलावा आपने नहीं करना कुछ। ये भी नहीं करना, एफिशिएंसी ऑफ मसल कंट्रैक्शन भी नहीं करनी। फिर आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कंट्रैक्शंस मैंने आपको जितनी बता दी हैं वो काफ़ी हैं। सर ये एनर्जेटिक्स का आपने क्या बताया, प्लीज रिपीट कर देंगे? एनर्जेटिक्स में मैंने कहा है कि 3 जो सोर्सेज हैं सिर्फ वो याद रखनी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑफ मसल कंट्रैक्शन 3 जो बताई हुई है वो याद, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? सिर्फ नाम याद जी, ओनली नेम, सिर्फ नाम का मतलब यही होता है, ओनली नेम। फिर उसके बाद आ गया जी आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कंट्रैक्शंस, ये मैंने आपको बता दी। इसमें इसेंट्रिक कंसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, ठीक है? ये बाकी कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, ठीक है? फास्ट वर्सेस स्लो मसल फाइबर्स हम कर चुके हैं, स्लो और पेज रेड नंबर हमने 85 तक करना हैं? क्या कह रहे हो सर? 85 तक करना है, तो वो चीजें छोड़ के 85 तक कर लिया ना? 85 के बाद जो पेज आपने यहाँ नंबर, करना है ना, जी उसमें जी सिर्फ ये 3 सोर्सेज हो गई, ठीक है? और ये भी आपको मैंने करा दिया हुआ है, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक किया नहीं हमने। ये मैं कह रहा हूँ ग्राफ वगैरह ये नहीं करने, जी जी इनका कोई जरूरत नहीं है। फास्ट स्लो मसल फाइबर्स कर लिए आपने। फिर उसके बाद मोटर यूनिट क्या होता है, ये मोटर यूनिट मैंने कराना था लेकिन आज आप मिस हो गया, मैंने कराऊंगा ये, ठीक है? मोटर यूनिट मैं आपको कराऊंगा, ये करना है, यहाँ से एक दफ़ा वैसे रीड कर लेना। मोटर यूनिट इस तरह ही होता है, जिस तरह आर्मी का यूनिट होता है, उसका एक कमांडर होता है। जब कमांडर ऑफर जो भी ऑर्डर करता है, पूरा यूनिट को काम करना पड़ता है। तो जब सिग्नल आता है तो पूरा मोटर यूनिट काम करता है। मोटर यूनिट आपके मसल्स को इनर्वेट कर रहा होता है। इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, मैं फिर भी दोबारा कराऊंगा। फिर समेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से देख लो। टेटनाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन इसको रीड करना है आपने, यहाँ से तैयार करना है। मल्टीपल फाइबर समेशन क्या होती है, इसमें ये साइज प्रिंसिपल क्या होता है, इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। ये ज़रा इसको एक दफ़ा रीड करना, मैं भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। फिर फ्रीक्वेंसी समेशन, टेटनाइजेशन, मसल टोन, मसल फटीग, ये हमने कर लिया हुआ है। फिर ये लिवर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ये नहीं करने, ये नहीं करने, ये नहीं करने। फिर उसके बाद आता है आपका हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, ये करना है। राइगर मोटिस करना है, मसल डिस्ट्रोफी करना है, हाइपरप्लेजिया, ये डेफिनेशंस हैं सारी, ठीक है? ये सारी डेफिनेशंस है। तो ये आपका ऑलमोस्ट 90% या 92% चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें अब नेक्स्ट टाइम हम मंडे को, मेरे तो कोशिश था कि आज ही हो जाए लेकिन नहीं हुआ, एनएमजे ट्रांसमिशन जो है ना, इसके स्टेप्स करने हैं जो कि हम नेक्स्ट करेंगे। फिर आपका ये स्केलेटल मसल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे स्मूथ मसल है, ठीक है? तो आपका टेस्ट कब आ रहा है? सर हमारे वेडनेसडे को है ना? ब्लॉग में हमारे पास सारे आएगा मसल का। जी ब्लॉक में तो सारा आएगा इंशाल्लाह। आपका ब्लॉक का एग्जाम तो 3 जून को है ना? जी सर। 3 जून के जो ब्लॉक एग्जाम है उसमें तो इंशाल्लाह मसल पूरा आएगा, नर मसल पूरा होगा। अब जो ये टेस्ट आ रहा है इसमें मेरी कोशिश थी कि स्मूथ भी डाल लें, लेकिन अब मुझे लगता नहीं, मैं मुदस्सिर साहब से पूछूंगा कि अगर आपका वेडनेसडे को टेस्ट आ रहा है तो ट्यूसडे का लेक्चर इंक्लूड रखें उसमें, क्या ख्याल है? नो सर, वो ना रखें। नो सर। क्यों सर वो याद ही नहीं होना। चलो मंडे वाला तो इंक्लूड कर सकते हैं ना, मंडे वाला तो इंक्लूड कर सकते हैं। मंडे को तो 1 घंटे का लेक्चर है, जितना मंडे को पढ़ेंगे सर मुदस्सिर ने तो कहा था कि हमारा थर्सडे को भी हो सकता है टेस्ट, थर्सडे या फ्राइडे को भी हम कर सकते हैं। एक काम क्यों नहीं करते हम, सैटरडे को क्यों ना कर लें, क्या ख्याल है? सर वो फिर मंडे को टेस्ट होगा मेरे ख्याल में, तो वो भी करना पड़ेगा। हाँ मंडे को भी टेस्ट आता है, लेकिन मेरा ख्याल है आप ट्यूसडे का, तो अगर बहुत मसला है तो ट्यूसडे फ्राइडे को कर सकते हैं। नहीं यार फ्राइडे को वाकई सर आप वीक की छुट्टियां भी ना दें। बस चुप करके हम फिर ट्यूसडे को टेस्ट लेंगे, हम ट्यूसडे को टेस्ट लेंगे, हम ट्यूसडे को टेस्ट नहीं सर, ट्यूसडे नहीं सर। सर नेक्स्ट वीक तो छुट्टी नहीं। सर वेडनेसडे ठीक है। वेडनेसडे ठीक है जी, हाँ जी सर। चलो बस ठीक है। वो वेडनेसडे को हम आपका लेंगे 3rd क्लास टेस्ट, 3rd टाकरा आपकी क्लास का होने लगा है, और देखते हैं इस दफा कौन लीड पकड़ता है। मुकाबला सख्त है और ठीक है, लेट्स सी। इसमें ये कि इंशाल्लाह जो मेरा नज़र मुझे आ रहा है जहाँ तक,
आपका ये जो पोर्शन है स्केलेटल मसल का, ये तो मैं कवर कर जाऊंगा मंडे को इंशाल्लाह। स्केलेटल मसल पूरा आएगा, स्मूथ मसल मैं नहीं डाल रहा, ठीक है। स्मूथ मसल आपके ब्लॉक में आ जाएगा, लेकिन स्केलेटल मसल में ये एनएमजे वाला चैप्टर हम इंशाल्लाह कर जाएंगे मंडे को। एनएमजे की ट्रांसमिशन के स्टेप्स हैं और बाकी ये डेफिनेशन साथ करनी है, ये हम इंशाल्लाह कर जाएंगे, ठीक है। सर आप इसी तरह गाइडिंग के अगले चैप्टर्स के भी मतलब कि हमें ये एक दफा गाइड कर दिया कर, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है। चलो सर जी, आज ये आपने बात किया है। था। आपको सर मैं अगले इंशाल्लाह चैप्टर ये में भी ऐसे जी कीजिएगा। अगले चैप्टर्स में भी कर देंगे। आज चैप्टर का पता लग गया? जी इज इट सर, हेल्पफुल? इज इट हेल्पफुल? सर आज जी सर, बहुत ज्यादा, सर बहुत ज्यादा तो नहीं है ना सर क्या आपके कह रहे नोट्स हो? सर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सर? ये रीमॉडलिंग ऑफ मसल टू मैच फंक्शन ये है? नहीं, ये नहीं करना। किधर है रीमॉडलिंग? पेज बताओ। सर मेरी बुक में तो 90 है कौन सा एडिशन है? सर, ये अभी वाला 14। 90 जी, ये 90 लीवर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये नहीं करना। रीमॉडलिंग भी नहीं करना। रीमॉडलिंग के अंदर देखो बेसिकली जो आनी कि रीमॉडलिंग हो क्या रही है, मसल हाइपरट्रोफी, मसल एट्रोफी, इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए आपको सिर्फ। और इस पे जो ज्यादातर यूएचएस में नोट आया हुआ वो आया हुआ डिस्ट्रोफी पे। यूएचएस ने ज्यादा बात की डिस्ट्रोफी की, दो टाइप्स होती हैं, डुशीन और बैकर्स डिस्ट्रोफी होती है, उसके अंदर डिस्ट्रोफी पे नोट प्रॉपर आया हुआ है। तो इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी डेफिनेशंस कि व्हाट इज एट्रोफी, एब्सेंस ऑफ मसल, हाइपरट्रोफी ज्यादा हो गए मसल, ठीक है, डिस्ट्रोफी डिसफंक्शनल हो गए मसल, ठीक है। इसमें यूबिक्विटिन पाथवे सिस्टम ये भी हम करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा जब इंशाल्लाह करेंगे। तो इसमें सिर्फ जो जो चीजें ना मेरा क्योंकि ये देखो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम, ये एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है यूएचएस में कि डिस्ट्रोफी होती क्यों है। तो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम में प्रोटियोलाइसिस की वजह से डिस्ट्रोफी होती है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हैंडआउट्स प्लस गाइटन की स्मार्ट रीडिंग, दिस इज माय टारगेट। हैंडआउट्स प्लस गाइटन की स्मार्ट रीडिंग, स्मार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम गाइटन। तो ये जब आप करोगे तो इंशाल्लाह अच्छा स्कोरिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सर जो आपके हैंडआउट्स में अगर वही हम सब कुछ मार्क कर लें तो वो चल जाएगा? कोई मार्क कर लो, लेकिन इसमें ये कि यहाँ पे एक रिव्यू करने का कई दफा ऐसी चीजें होती हैं, जैसे जो चीज मेरे हैंडआउट्स में मिसिंग हो, ना लिखी हो, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। नहीं सर, ऐसा हो तो नहीं सकता। हो भी सकता है, सर मैं आप कोई इतने परफेक्ट तो अच्छे नहीं हूँ। हैंडआउट्स बनाते हैं नहीं, सर, मैं कोई अच्छा ऐसा नहीं हो हूँ। सकता है? अच्छा चलो बस ठीक है सर। जी। सर ब्लॉक एग्जाम्स में हमें प्रेप लीव मिलेगी, मतलब जो 2 एग्जाम्स के दरमियान में डेज हैं वो प्रेप लीव्स है हमारी? जी जी, बीच में 2 दिन मिलेंगे आपको, छुट्टी है वो, जी सर, थैंक यू। उसमें रेस्ट नहीं, प्रेपरेशन करनी है। जी सर। चलो अभी, थैंक यू, हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।